जय हिंद दोस्तों। यह साइंस रिवीजन वीडियो तीसरा होगा। इसमें आज हम लोग कोशिका, अनुवांशिकता और मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, जो काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न होंगे, एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, यदि इसी तरह से आप मेरे साथ रिवीजन करना चाहते हो पर डे, तो आप इस चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पर डे साइंस और हिस्ट्री का रिवीजन हम लोग करते हैं साथ में। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज का पहला क्वेश्चन है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक नामक कोशिकांग में डीएनए पाया जाता है। याद रखिएगा, डीएनए का खोज फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल की खोज वहीं पे जेम्स वॉटसन तथा फ्रांसिस क्रिक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्परिवर्तन। याद रखिएगा, वैज्ञानिकों का एक समूह है जिसने प्राकृतिकवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया, उसे नव डार्विनवाद कहते हैं। आधुनिक नव डार्विनवाद के अनुसार जीनों के साधारण परिवर्तन के उपरांत नए जीव बनते हैं, जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन्हीं परिवर्तनों को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? तो हो जाएगा छिपकली में गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। याद रखिएगा, नहीं होते हैं। छिपकली की अनेक प्रजातियां सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। इनका जो लिंग का निर्धारण होता है पर्यावरण के ताप से होता है। तो याद रखिएगा, इनका लिंग का निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति। याद रखिएगा, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि इसकी कोशिका में बाह्य बाह्य आवरण, जिसे सेल वॉल कहा जाता है, कहलाता है, जो हरे पौधों में मुख्यतः सेलुलोज से निर्मित होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है। इस तरह से तो कोशिका भित्ति इसका डिफरेंस हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति का स्रोत होता है, शक्ति स्रोत होता है, तो हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के कॉन्ड्रिया को ही हम पावर हाउस कहते हैं, शक्ति का स्रोत कहते हैं। याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन अंग भी कहा जाता है। श्वसन अंग बोल लीजिए, पावर हाउस बोल लीजिए, शक्ति का स्रोत बोल लीजिए, ये सारा नाम माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, तो ये हो जाएगा ए एंड बी दोनों हो जाएगा। प्रोटीन से भी बनी होती है और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड से प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है। कोशिका झिल्ली की बाहरी एवं भीतरी परतें जो होती है प्रोटीन द्वारा, तथा मध्य वाली जो परत होती है निर्माण, मध्य वाली परत का निर्माण जो होता है वो लिपिड के द्वारा। तो इस तरह से प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण प्रोटीन और लिपिड दोनों से होता है, तो इसका दोनों ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिल्ली। याद रखिएगा, तिल्ली में जो होता है लसिका कोशिकाएं बनती हैं, तिल्ली में बनती हैं। लसिका कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं हैं जिनका निर्माण लसिका ग्रंथियों या तिल्ली या थाइमस ग्रंथि तथा अस्थि मज्जा द्वारा किया जाता है। बी लिम्फोसाइट्स तथा टी लिम्फोसाइट्स लसिका कोशिकाओं के दो मुख्य प्रकार होते हैं। बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट, ये दो लसिका कोशिका के मुख्य प्रकार है, इसे भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं। अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात वैज्ञानिक हैं, ये वाला होगा जेजी मेंडल। याद रखिएगा, जेजी जो मेंडल है अनुवांशिकता के जनक के रूप में विख्यात यही वैज्ञानिक है। अनुवांशिकता की खोज जो था यही ग्रेगर जॉन मेंडल, जे मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किया था, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता वैज्ञानिक का जनक भी कहा जाता है मेंडल को। तो याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन है एक इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन है, डीएनए का एक भाग है जीन, याद रखिएगा। डी जीन जो है ये डीएनए का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मेंडल की आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये हो जाएगा लैंगिक जनन पे। मेंडल का जो सिद्धांत है लैंगिक जनन पे आधारित है, आप इसे सही करेंगे। याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। इन्होंने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग किया था। मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में मौजूदा 7 प्रकार के गुणों का अध्ययन कर 3 नियम को प्रतिपादित किया था। वो 3 नियम भी याद रख लीजिए। प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, तीसरा वाला था स्वतंत्र अपवहन का नियम। ये 3 नियम का प्रतिपादन मेंडल के द्वारा किया गया था। तो इस तरह से मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत लैंगिक जनन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा उत्तरदायी डीएनए उत्तरदायी होता है, याद रखिएगा। किसी भी जीव में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में डीएनए जो होता है आपका उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक एमिनो अम्ल नहीं है? याद रखिएगा, डीएनए में कौन सा जो यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है पूछ रहा है इसमें। तो ये हो जाएगा टैरोसिन, जो है आपका ये नहीं होगा। बाकी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये जो तीनों अम्ल हैं डीएनए में उपलब्ध होते हैं। टायरोसिन अम्ल नहीं उपलब्ध होता है। तो इस तरह से जो अवेलेबल होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, आप इस तीनों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज मौजूद होती है। डीऑक्सीराइबोज डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, उसे हम डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीएनए के द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी? डबल हेलिक्स मॉडल दोस्तों इसे बोलते हैं। द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा की गई थी खोज? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल का खोज किया गया था। डीएनए की खोज की हम बातें करेंगे तो 1869 में फ्रेडरिक मिसर के द्वारा डीएनए का खोज किया गया था। डीएनए का डबल हेलिक्स की बातें होगी तो वाटसन एंड क्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस या किन का उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है? जैव उर्वरकता के रूप में हम किनका उपयोग करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला और नीलहरित शैवाल जो है आपका, इसको हम जैविक उर्वरकता के रूप में इस्तेमाल करते हैं कृषि में। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, बी हो जाएगा, 1 और 2। तो याद रखिएगा, एजोला और नीलहरित शैवाल को हम जैव उर्वरकता के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस फसल में नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान में। याद रखिएगा, धान की खेती में मुख्य रूप से जैव उर्वरक के इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में नत्रजन आपूर्ति हेतु मुख्यतः धान के फसल में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। याद रखिएगा, एजोला को उसकी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्षमता के चलते व्यापक रूप से जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। एजोला जो होता है, एजोला नाइट्रोजन स्थिरीकरण की जो क्षमता होती है इसकी काफ़ी अच्छी होती है, इसी कारण इसे जैव उर्वरक के रूप में इस प्रयोग किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एजोला को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल के साथ मिला देने पे एजोला को एक अच्छा उर्वरक के रूप में ये बन जाता है। तो एजोला को नीलहरित शैवाल से मिलाने पे एक अच्छा उर्वरक बन जाता है। तो इस तरह से आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। सोयाबीन में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है, तो ये हो जाएगा आपका राइजोबियम जैपोनिकम। राइजोबियम जैपोनिकम, ये जो बैक्टीरिया है यह सोयाबीन की खेती में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जिम्मेदार है। तो ये आंसर आपका सही होगा, राइजोबियम जैपोनिकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्मजीवी जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया दोस्तों एक सूक्ष्मजीवी है जो जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, साइनोबैक्टीरिया, आप इसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में होता है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी। याद रखिएगा, हमारे शरीर में लगभग 70% पानी का ही होता है। हमारे शरीर का अधिकतम जो भाग है जल से बना है। मानव शरीर में जल की जो मात्रा है लगभग 2/3, मतलब आपका लगभग 70% के आसपास में पानी पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा, बीपीएससी के द्वारा 2018 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व होता है। मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व होता है, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोस्तों कैल्शियम हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें कैल्शियम हो जाएगा। बाकी आप याद रखेंगे, मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 मुख्य तत्व पाए जाते हैं। जो मुख्य तत्व 6 हैं जो सभी सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, हो जाएगा नंबर 1 पे हो जाएगा कैल्शियम, याद रखिएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, नंबर 1 पे हो जाएगा ऑक्सीजन, याद रखिएगा। ऑक्सीजन लगभग 65% हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है। सेकंड हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका हो जाएगा आपका करीब करीब 18% कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। सेकंड में हो जाएगा हाइड्रोजन, लगभग 10% हो जाएगा। फिर फोर्थ में हो जाएगा नाइट्रोजन, लगभग 3% हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका कैल्शियम, लगभग आपका 1.4% हो जाएगा। फिर हो जाएगा फास्फोरस, तो 1.1% फास्फोरस हो जाएगा। इस तरह से टॉप 5 याद रखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस मानव शरीर में पाए जाते हैं मुख्यतः। इसमें ऑप्शन में आपको ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नहीं दे रखा है, इस तरह से कैल्शियम इसका सही होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किन की आवश्यकता होती है, तो वो हो जाएगा आपका कैल्शियम एवं फॉस्फेट। याद रखिएगा, कैल्शियम एवं फॉस्फेट की आवश्यकता होती है दांत एवं हड्डियों के निर्माण में। कैल्शियम और फॉस्फेट लवण मानव हड्डी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डियां जो होती हैं वो सबसे ठोस होती हैं। याद रखिएगा, जो पैर की जो हड्डी होती है वो बहुत ही ठोस होती है, याद रखिएगा। ये जो हड्डी पैर वाला होता है, इसे आप एक जांग का जो हड्डी है फीमर, ये सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी होता है फीमर जांग वाला, याद रखिएगा। मनुष्य शरीर के जो पैर की जो हड्डियाँ होती हैं, ये फीमर होता है, सबसे लंबी तथा सबसे भारी होती है। जांग में एक टिबिया नामक हड्डी तथा फिबुला भी नामक 2 ये हड्डियाँ भी पाई जाती हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यस्थ प्रत्यस्थ या ऊतक टिश्यू जो हड्डियों के एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं। इसे कहते हैं हम स्नायु या लिगामेंट। याद रखिएगा, स्नायु या जो लिगामेंट होता है यह हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबंध कर जोड़कर निर्माण करता है। एक हड्डियों से दूसरे हड्डियों को जोड़ कर रखने वाला जो आपका है उसे स्नायु या लिगामेंट हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों में के कितने जोड़े होते हैं, तो इसका जोड़ी हो जाएगा 12, याद रखिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियां यानी रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछ रहा है दोस्तों, तो हो जाएगा स्टेपीज। याद रखिएगा, स्टेपीज जो एक हड्डी है मनुष्य के कान में पाई जाती है, जो सबसे छोटी हड्डी है। वहीं सबसे बड़ी हड्डी की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा फीमर,
जो मानव शरीर के जांघ में पाई जाती है हड्डी फीमर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियां की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है दोस्तों 28। याद रखिएगा, मनुष्य की खोपड़ी यानी स्कल में कुल जो हड्डियों की संख्या होती है वो 28 होती है, जिनमें से 8 जो होता है आपका मस्तिष्क के चारों ओर होता है। मतलब वो मस्तिष्क का खोल आप बोल सकते हैं, या कपाल से जो बना, जो क्रेनियम जो बना होता है उसमें कुल 8 हड्डियाँ होती है। बाकी जो शेष 14 हड्डियाँ हो गई वो हमारे चेहरे के कंकाल, जो हमारा चेहरा का जो कंकाल है वो हमारा जो 14 हड्डियों से मिलकर बना है। और जो 6 हड्डियाँ जो बचती हैं वो 6 जो मध्य कर्ण के मतलब अस्थियाँ जो होती है, ईयर बोन्स होती हैं, जो हमें सुनने में सहायक होती हैं। तो इस तरह से 8 हो गया आपका क्रेनियम हो जाएगा, 14 हो जाएगा हमारा जो शरीर, सिर्फ चेहरे की जो कंकाल है वो 14 हड्डियों से मिलकर बना है। और 6 हो जाएगा मध्य कर्ण के हो जाएगा, मतलब ईयर बोन्स होते हैं ये 6, जो हमें सुनने में मदद करते हैं। तो इस तरह से कुल 28 हड्डियों से हमारा खोपड़ी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है? तो हो जाएगा दंतवल्क, इनामल। दंतवल्क को ही इनामल कहते हैं, जो दांत के सबसे कठोर भाग होता है। याद रखिएगा, यह मुख्यतः जो होता है कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से बना होता है। कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। दंतवल्क सबसे कठोर भाग शरीर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संभवतः इसका आज का लास्ट क्वेश्चन हो गया। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के, यह 2 बार विकसित होते हैं। मतलब एक बार जमेगा, टूट जाएगा बचपन के काल में, फिर वो दोबारा आएगा, जो हमारा परमानेंट होगा, जिंदगी भर के लिए होगा। याद रखिएगा, हमारे मुंह में, मतलब मुंह में जो भी दांत हम देखते हैं उन्हें हम 4 प्रकार से विभाजित करके पढ़ते हैं। इसमें हो जाएगा इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इस 4 तरह से दांतों को डिवाइड किया गया है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, और इस तरह के और अच्छी अच्छी वीडियोस आप यदि चाहते हो, रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो इस चैनल से जुड़ जाओ। यहाँ पे हम रोज़ प्रैक्टिस, रोज़ रिवीजन करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।